नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये जो वेन डायग्राम है ये अपने पढ़ेंगे मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अपने को पढ़ने हैं मैथ के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं इनको। एक होता है, देखो, एक बनता है रीजनिंग के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था सिलोजिज्म, उसके अंदर आपने पढ़ा था वेन डायग्राम। उसी तरीके से क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर भी वेन डायग्राम बनते हैं। अभी जब मैं सवाल कराऊंगा आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किन सवालों में वेन डायग्राम बनाने हैं आपने, तो वहां से आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले एक दो सवाल जो परसेंटेज के अंदर, क्योंकि उस दिन जो वीडियो थी कल की वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए परसेंटेज के अंदर एक दो बातें रह गई थी जो मैं आपको आज बता रहा हूं। देखिए क्या है, मैंने आपको एक सवाल करवाया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको जरूर याद होगा। क्या करवाया था मैंने आपको कुछ इस तरीके से सवाल करवाया होगा कि एक आदमी, मान लीजिए कि 40% अपने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है और 40% ट्रांसपोर्टेशन पे और 30% जो है वो खर्च करता है फूड पे। 40% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, 30% फूड पे खर्च करता है, और इसके बाद जो है, इसके बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, मान लेते हैं अपने 60 और 42, इसको 42 मान लेते हैं हमने। कितने रुपए बचते हैं इसके पास में? 4200 रुपये। कितने बचते हैं? 4200 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो बताओ उसकी टोटल सैलरी कितनी थी। ये एक सवाल मैंने आपको करवाया था। 40% ट्रांसपोर्टेशन पे और 30% फूड पर खर्च करने के बाद में उसके पास सेविंग जो बचती है वो कितनी बचती है? 4200 रुपीज़। यहाँ पर एक बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उसने क्या किया, 40% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, उसके बाद उसने 30% किस पे खर्च किया? फूड पे। तो यहाँ पर दो लाइनें होंगी एग्जाम के अंदर, बहुत ही ध्यान से सुनना कि 30% ही स्पेंड्स 30% ऑन फूड। एक तो ये लाइन होगी, या लाइन होगी ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। ये सवाल मैंने आपको कल करवाया था, कौन सा? कि शेष का 30%। ये कल करवा चुका हूं मैं। तो मैं वहां आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप लाइन को, क्या होता है कि हम जब एग्जाम में होते हैं तो ध्यान से पढ़ते नहीं है कि वो 30% बोल रहा है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग बोल रहा है। बचे हुए का 30%, क्या लाइन आती है? बचे हुए का 30% आती है, और एक लाइन आती है कि 30% भोजन पर खर्च करता है। इन दोनों लाइनों में फर्क है। क्या है? दोनों लाइनों में फर्क है कि 30% भोजन पर खर्च करता है और बचे हुए का 30% भोजन पर खर्च करता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग अलग कैसे है कि अगर उसने, देखो, अगर ये लाइन आती है, कौन सी? ही स्पेंड्स 30% ऑन फूड, वह 30% भोजन पर खर्च करता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, 40% ट्रांसपोर्टेशन पे और 30% फूड पे, यानी कि टोटल कितना परसेंट खर्च करता है? 70% उसका एक्सपेंसेस है। कोई भी आदमी की टोटल इनकम कितनी होती है? 100 होती है। तो अगर 70% उसका एक्सपेंसेस है तो 30% उसकी क्या हो जाएगी? 30% उसकी सेविंग हो जाएगी। 70% अगर उसका एक्सपेंडिचर है तो 30% उसकी सेविंग हो जाएगी। और सेविंग उसकी पैसों में कितनी है? सेविंग उसकी पैसों में कितनी है? 4200। तो बच्चे 4200 वैल्यू है काय की, 30 की वैल्यू है, इनटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो कितना आएगा आपका? 14,000 रुपये। कितना आएगा? उसकी इनकम आएगी कितनी? 14,000 रुपये। कब? जब वो 30% भोजन पर खर्च करता है, ना कि रिमेनिंग का 30%। और अगर आ जाए कि रिमेनिंग का 30% भोजन पर खर्च करता है, ये मैंने कल बताया था, दोबारा बता रहा हूं कि मान लो उसकी कुछ सैलरी है, मान लो उसकी कुछ सैलरी है, सैलरी में से उसने 40% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। अगर 40% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? बचा हमारे पास कितना? 60%। अगर 40% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? 60% बचा। और क्या है? 60% बचा। उसके बाद में ये जो बचा अपना, जो रिमेनिंग है, ये बच गया,
से सैलरी का 60% बच गया, और इस 60 जो परसेंट बचा सैलरी का, इस रिमेनिंग का 30% जो है वो उसने फूड पे खर्च किया। मतलब अगर इस रिमेनिंग का 30% फूड पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, रिमेनिंग का 30% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग का 70% बच गया। कितना बच गया, 70% बच गया, जो कि बराबर है किसके, 4200 के। तो इससे ये कट जाएगा, सैलरी आपकी निकल कर आएगी 10,000 रुपीज़। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने आज आपके 5 मिनट लिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जो मैंने कल करवाया और अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये आप कर लेना, ठीक है। अभी मैं वेन डायग्राम पे आ रहा हूँ, बस एक सवाल और है शायद, हाँ एक सवाल और था बस, ये एक सवाल और करवाता हूँ मैं। क्या दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारे न्यू ईयर ऑफर्स का अंतिम दिन है। यानी आप आज रात 12 बजे तक ही हमारे इन डिस्काउंट्स को हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग सी सेट का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे तक आपको फ्लैट 300 रुपीज का डिस्काउंट मिल सकता है। यानी कि नॉर्मली ये जो कोर्स है 999 रुपए का है, लेकिन अभी आपको ये कोर्स 699 रुपए में मिल सकता है फ्लैट 300 रुपीज के डिस्काउंट के साथ। लेकिन ये डिस्काउंट केवल आज के लिए है, इवन आज रात 12 बजे तक के लिए ये डिस्काउंट है। इसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलने वाला है, कम से कम 26 जनवरी तक, ठीक है। बाकी डिस्काउंट्स आपके सामने हैं। यूपीएससी सीएससी प्री कम मेंस का जो कोर्स है आपको अभी मात्र 6,000 रुपए में मिल जाएगा। फ्लैट 1500 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। 15,000 तो छोड़िए, हमारे कोर्स का प्राइस ही नहीं है, बाकी लोगों का होता है, ठीक है। तो 7500 रुपए इसका टोटल प्राइस है हमारे इस कोर्स का, और 1500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कूपन कोड क्या है वो आपको ऐप पर नजर आ ही जाता है, फेस्टिवल 1500 के नाम से यहां पर कूपन कोड है। इसके अलावा आप टारगेट प्रीलिम्स कोर्स अगर आप परचेज करें तो आपको केवल 2500 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। केवल 2500 रुपए में आपको प्रीलिम्स पूरा करवा दिया जाएगा। प्रीलिम्स का जितना भी है, जीएस पेपर 1 हो गया, सी सेट हो गया, सी सेट हमारे ये प्री कम मेंस में भी इंक्लूडिंग है दोस्तों, इसके अंदर भी हमारा सी सेट कोर्स इंक्लूडिंग है इन दोनों कोर्सों में, ठीक है। यानी कि जनरल स्टडीज तो है ही है, आपको सी सेट भी मिलता है। मेंस में आपको मेंस का मटेरियल भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, वीडियोस और पीडीएफ्स वगैरह भी, लेकिन यहां पर केवल हम प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं। तो ये जो कोर्स है आपको अभी केवल 2500 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो रात 12 बजे से पहले परचेज कर सकते हैं, 1500 रुपए की छूट पा सकते हैं। अदरवाइज ये कोर्स आपको 4000 रुपए में मिलेगा कल से अगर आप खरीदेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का कोर्स दोस्तों, करंट अफेयर्स के कोर्स का वर्तमान जो प्राइस है, जो इसका प्राइस होगा 600 रुपए, लेकिन अभी आपको 50% डिस्काउंट के साथ ये केवल 300 रुपए में मिल जाएगा। पूरे एक साल के करंट अफेयर्स हैं ये भी, यानी कि आज तक 3 जनवरी तक डिस्काउंट है इसका, और अभी ये कोर्स आपको केवल 300 रुपए में मिल जाएगा। इसके साथ आपको जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी दोस्तों। प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 है उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाएगी इसके साथ। तो ये ऑफर केवल अभी तक है, इसके बाद ये ऑफर आपको मिल नहीं पाएगा। 300 रुपए में दोस्तों इतना कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे साल का आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, वीडियोस, पीडीएफ्स, और इनके अलावा आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो तो फ्री है ही, ठीक है। If the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. अगर आयकर में 19% की वृद्धि होती है, अगर टैक्स में उसकी 19% की वृद्धि हो जाती है तो नेट इनकम उसकी, प्रभावी आय उसकी 1% से कम हो जाती है। तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालनी है, इनकम टैक्स की रेट निकाल। बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले एक बात समझ लो, 3 चीज़ें होती है। आप पहली बात तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स आपकी बहुत अच्छी होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। नहीं भी है तो देख लीजिए। एक होती है ग्रॉस सैलरी, सकल वेतन। सकल वेतन का मतलब जो बनता है वेतन आपका। फिर ग्रॉस सैलरी में से इनकम टैक्स क्या होता है, ग्रॉस सैलरी में से आपका इनकम टैक्स क्या होता है, आयकर क्या होता है, माइनस होता है। फिर जो बचता है आपके पास वो क्या बचती है आपके पास में, नेट सैलरी, शुद्ध आय। शुद्ध आय या क्या बोलते हैं इसको, प्रभावी आय बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध आय बोलते हैं या प्रभावी आय बोलते हैं। अब वो कह रहा है
कि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% कमी हो जाती है। अब एक बात बताओ मेरे को कि क्या उसकी ग्रॉस सैलरी बढ़ रही है या घट रही है क्या? यानी कि कंपनी उसको जो सैलरी देती है वो कहीं पर बढ़ रही है या घट रही है क्या? तो नहीं, ना तो वो उसकी सैलरी बढ़ रही है ना ही वो घट रही है। दिक्कत किसकी है? दिक्कत टैक्स की है। टैक्स बढ़ेगा, यानी ग्रॉस सैलरी दो भागों में बंटी होती है। ग्रॉस सैलरी में पहले क्या भर देते हो आप? इनकम टैक्स भर देते हो, और उसके बाद में क्या मिलती है आपको? नेट सैलरी मिलती है। यही होता है ना। ग्रॉस सैलरी के दो भाग होते हैं, एक टैक्स होता है, ग्रॉस सैलरी में से टैक्स भर दिया जाता है, टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचता है वही आपकी क्या होती है? नेट सैलरी होती है। तो इनकम टैक्स भरने के बाद क्या बचती है आपके पास में? नेट सैलरी बचती है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, देखो कि अगर क्या है, अब जो एडजस्टमेंट है सारी यहीं पे है। यानी कि अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा, ग्रॉस सैलरी तो बढ़ी नहीं ना ही घटी, तो अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा, अगर 5 रुपए से इनकम टैक्स बढ़ जाएगा तो नेट सैलरी क्या हो जाएगी? 5 रुपए से कम हो जाएगी। मान लो पहले मेरी ग्रॉस सैलरी 100 रुपए थी और टैक्स जो था वो 5 रुपए था, तो मुझे नेट सैलरी कितनी मिलती थी? नेट सैलरी मुझे 95 रुपए मिलती थी। 100 रुपए में से 5 रुपए कट गए, मेरे को 95 मिलते थे। ग्रॉस सैलरी मेरी अभी भी 100 रुपए है, लेकिन टैक्स क्या हो गया? 10 रुपये हो गया। अगर टैक्स 5 रुपये बढ़ेगा तो वो कम कहाँ से होंगे? वो कम तो मेरी सैलरी में से ही होंगे ना। वो कम कहाँ से होंगे? मेरी सैलरी में से होंगे। तो बच्चे, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि क्या कि इनकम टैक्स अगर 19% से वृद्धि हुई तो जो इन सैलरी थी वो 1% से कम हो गई। तो जो यहाँ बढ़ता है वही यहाँ कम होता है, जो यहाँ बढ़ता है वही यहाँ कम होता है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकम टैक्स 19% से बढ़ा। क्या बढ़ा? इनकम टैक्स जो था वो जब 19% से बढ़ा, यानी कि इनकम टैक्स का 19%, तो उसकी नेट सैलरी 1 रुपए से कम होगी। तो एक बात बताओ, इनकम टैक्स का 19% नेट सैलरी के 1% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, क्योंकि आपस में एडजस्टमेंट। अगर इनकम टैक्स 19% से बढ़ेगा तो वो पैसा कम कहाँ होएगा? वो जाके कम होएगा नेट सैलरी में। तो नेट सैलरी क्या होगी? 1% से कम हो गई। तो अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा तो नेट सैलरी 1% कम होगी। जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही सैलरी कम होती है। मतलब इनकम टैक्स का 19% नेट सैलरी के 1% के बराबर है। यहाँ से इनका रेशियो आ गया निकल कर कितना? 1:19। मतलब इनकम टैक्स 1 रुपये है, नेट सैलरी 19 रुपये है। तो नेट से अब मैंने क्या बताया था? ग्रोस सैलरी के दो भाग होते हैं, एक तो इनकम टैक्स और एक आपकी नेट सैलरी। तो बताओ, 19 रुपये नेट सैलरी है, उस पर 1 रुपये टैक्स लगा हुआ है, तो बताओ ग्रोस सैलरी कितनी थी आपकी? ग्रोस सैलरी कितनी थी आपकी? ग्रोस सैलरी थी आपकी 20 रुपीज़। कितनी थी ग्रोस सैलरी? ग्रोस सैलरी थी आपकी 20 रुपीज़, और 1 रुपये क्या था? उस पर टैक्स था। क्योंकि टैक्स लगता है वो ग्रोस सैलरी पे लगता है। ग्रोस सैलरी पे टैक्स लगने के बाद में जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? नेट सैलरी निकल कर आती है। मतलब अगर 100 रुपये सैलरी है, ग्रोस सैलरी है, और 10% टैक्स है, तो -10%, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपये। तो 10 रुपये घट के जो 90 रुपये मिलेंगे, यही क्या होगी? आपकी नेट सैलरी होगी। तो समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो टैक्स लगता है वो ग्रोस सैलरी पे लगता है, और टैक्स कटने के बाद जो पैसा मिलता है वो होती है हमारी नेट सैलरी होती है। तो 1 रुपया क्या है? टैक्स है। 19 रुपये आपकी नेट सैलरी है, तो ग्रोस सैलरी 20 रुपीज़ होगी। तो 1 रुपये टैक्स काय पर लगता है? ग्रोस सैलरी पर लगता है। परसेंटेज के लिए 100, आपका आंसर कितना आ गया? 5%। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, इसलिए मैंने कल नहीं करवाया, ये मैंने आज वाली वीडियो में शुरू में डाल दिया, ताकि फ्रेश माइंड से आप देखोगे तो आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम के सवाल करते हैं। देखिए, तो वेन डायग्राम क्या होता है, उसके लिए पहले अपने को एक सवाल समझना पड़ेगा कि वेन डायग्राम किस तरीके से काम में आएगा। In a group of students, 70% can speak English, 65% can speak Hindi, and 27% of students can speak none of the two language. क्या है? एक छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, और 27 छात्र दोनों में से
कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? जब इस तरीके के सवाल आए कि इतने परसेंट लोग ए में हैं, इतने परसेंट बी में हैं और इतने परसेंट दोनों में हैं, इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है? वेन डायग्राम लगता है। तो वेन डायग्राम का सबसे पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ कि कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है? तो कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को अपने दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। एक होता है 2 यूनिट लेकर और एक पढ़ेंगे अपने 3 यूनिट लेकर। जैसे कि 2 सब्जेक्ट मान लो हिंदी और इंग्लिश, और एक पढ़ेंगे अपने हिंदी और इंग्लिश और एक सब्जेक्ट और ले लेंगे मैथमेटिक्स। तो 2 तरीके के सवाल आते हैं आपके पेपर में, 2 यूनिट वाला भी आ सकता है और 3 यूनिट वाला भी आ सकता है। तो 2 यूनिट वाला और 3 यूनिट वाला 2 तरीके के सवाल बनते हैं। तो पहले 2 वाला पढ़ेंगे, फिर अपने 3 वाला पढ़ेंगे। तो 2 वाला कैसे पढ़ेंगे? देखो, अगर मैं कहूँ कि हिंदी पढ़ने वाले 50% है, इंग्लिश पढ़ने वाले 60% है और बोथ पढ़ने वाले क्या हैं? 30% है। ये मान लो सवाल आ गया है क्या? हिंदी 50% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, 60% बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं और बोथ कितने हैं? दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक छोटी सी बात समझिएगा यहाँ पर कि 2 लोगों का वेन डायग्राम कैसे बनता है। 2 लोगों का वेन डायग्राम बच्चे इस तरीके से बनता है, 1 और 2, जिसमें यहाँ पर अगर मैं लिखूँ A, यहाँ पर मैं लिखूँ B, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? A + B। क्या? हाँ सॉरी, ओनली A, ओनली B और A + B। ये क्या कर दिया मैंने? सुनो मेरी बात को। ये मैंने क्या लिखा? ये हिंदी है और ये क्या है? इंग्लिश। बहुत ही ध्यान से सुनना, मैंने 2 डायग्राम बनाए। एक सर्कल जो था वो हिंदी का था, एक सर्कल जो था वो इंग्लिश का था। एक सर्कल ऐसा था जिसमें हिंदी पढ़ने वाले आते थे, एक सर्कल ऐसा था जिसमें इंग्लिश पढ़ने वाले आते थे, और दोनों को मैंने एक दूसरे के अंदर से निकाला। ऐसा क्यों निकाला मैंने? क्योंकि कुछ बच्चे वे भी थे जो क्या पढ़ते थे? हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते थे। तो क्या होगा? आपको क्या करना है? कुछ हिस्सा कॉमन निकालना है। देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो क्या है? ये हमारा कॉमन है। ये वाला हिस्सा क्या है? हमारा कॉमन है। इसके अंदर वे बच्चे आएंगे जो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब 50% बच्चे, अब पहले एक एक करके सुनिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सुनिएगा। हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 50% बच्चे हैं। हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 50% है। तो एक बात बताओ कि जो 30% दोनों पढ़ने वाले हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, क्या ये लोग इसमें शामिल नहीं है क्या? मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक क्लास में 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी पढ़नी आती है, 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी पढ़नी आती हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़नी आती है। तो वो जो दोनों वाले हैं वो हिंदी वाले में शामिल है कि नहीं है, ये बताओ पहले तो। बिल्कुल वो बच्चे हिंदी वाले में शामिल होंगे, है ना, क्योंकि 50% क्या है? हिंदी वाले हैं। तो 50 से ऊपर तो है ही नहीं कोई, 50 51वां कोई बच्चा है ही नहीं जिसको हिंदी पढ़नी आती है। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 50 बच्चे हैं जिनको क्या आती है? हिंदी पढ़नी आती है। और 50 में से 20 बच्चे मान लो ऐसे भी होंगे जिनको क्या पढ़नी आती होगी? हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़नी आती होगी। 30 है ना, 30 सॉरी, 50 में से 30 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़नी आती है। इसका मतलब क्या है? अगर टोटल कितने बच्चे हैं हिंदी वाले, टोटल अगर 50 बच्चे हैं, तो इस 50 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो जो 30% बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो वो हिंदी तो बोलते ही बोलते हैं। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसमें शामिल होंगे ही होंगे। वो बच्चे हिंदी वाले में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो 50 में से 50 बच्चे हिंदी बोलते थे, तो उसमें वो बच्चे शामिल थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते थे। तो 30
बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, तो बताओ पीछे क्या बचे? 20 बच्चे ऐसे बच गए जो सिर्फ क्या बोलते हैं? सिर्फ क्या बोलते हैं? ओनली हिंदी बोलते हैं। देखो ये सवाल बहुत ही आसान है, इतना समझा क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि ये 3 वाला बनेगा तो फिर वहां आपको इशू आएगा, इसलिए कह रहा हूं क्या कि थोड़ा सा ढंग से समझ लो इसको। क्या टोटल 50 बच्चे थे, 50 में से 30 बच्चे ऐसे थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले थे, तो क्या 20 बच्चे ऐसे हो गए जो क्या हैं? ओनली हिंदी बोलने वाले, यानी कि वो फिर सिर्फ हिंदी ही बोलेंगे, वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इतनी बात आई समझ में? इसी तरीके से अपने इधर बनाते हैं, कितने? 60 बच्चे इंग्लिश बोलने वाले हैं, 60 बच्चे इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, तो वो इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, वो तो इंग्लिश वाले में शामिल हैं वो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ए जो है उसको हिंदी बोलनी आती है और बी जो है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलनी आती है, अब अगर मैं क्लास में जाके पूछूं कि हिंदी बोलने वाला कौन कौन है, तो क्या ए अपना हाथ खड़ा करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। क्या बी अपना हाथ खड़ा करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि बी को हिंदी इंग्लिश आती है, ठीक है, लेकिन हिंदी भी तो आती है। तो जो दोनों होते हैं उनको भी, हिंदी और इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो टोटल 60% जो हैं उस वो इंग्लिश बोलने वाले थे, तो उसमें 30% बच्चे ऐसे थे, 30% बच्चे ऐसे थे जो क्या थे? 30% बच्चे ऐसे थे जो क्या थे? जो दोनों सब्जेक्ट बोल सकते थे, या जिनको दोनों सब्जेक्ट आते थे, हिंदी और इंग्लिश। तो पीछे 60 में से 30% ऐसे बच गए जो क्या बोलेंगे? ओनली इंग्लिश बोलेंगे। जो क्या बोलेंगे? ओनली इंग्लिश बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? ओनली इंग्लिश बोलेंगे। तो ओनली हिंदी वाले कितने हैं? ओनली हिंदी वाले कितने हैं? 20। सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 20 हैं। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 30 है। और 30 बच्चे ऐसे थे, 30 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हिंदी में भी हाथ खड़ा किया था और इंग्लिश में भी हाथ खड़ा किया था। ये बच्चे क्या बात हो गए? ये बच्चे 2 बार काउंट हो गए थे। तो अपने कितनी बार लेने हैं? ये 1 बार लेने हैं। तो 20 बच्चे ऐसे हैं, क्या 20 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी, इंग्लिश इनको आती ही नहीं। 30 बच्चे ऐसे जिनको सिर्फ क्या आती है? ओनली इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। और 30 बच्चे ही ऐसे हैं पीछे जिनको क्या आते हैं? बोथ सब्जेक्ट आते हैं, जिनको दोनों सब्जेक्ट आते हैं। तो बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ आता है, या हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या दोनों आती है? तो ऐसे 80 बच्चे हैं जिनको या तो हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या दोनों आती है। तो 20 बच्चों को सिर्फ हिंदी आती है, 30 बच्चों को सिर्फ इंग्लिश आती है और 30 बच्चों को दोनों सब्जेक्ट आते हैं। ये इसका बेसिक है। वेन डायग्राम से मैं करके बताऊंगा अभी आपको, लेकिन ये इसका क्या है? बेसिक है। ठीक है, अब वेन डायग्राम से कैसे करेंगे देखो, मैं बनाता हूं यहां पे, दोबारा अपने लिख लेते हैं सवाल को। हिंदी वाले कितने हैं? 30। कितने थे हिंदी वाले? 50 थे। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई हो कि हिंदी और ओनली हिंदी में फर्क है। हिंदी में मतलब कि हिंदी बोलते हैं और उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट बोलने वाले होंगे, और अगर ओनली हिंदी बोलते हैं तो सिर्फ हिंदी वाले ही खड़े होंगे, इंग्लिश वाले खड़े नहीं होंगे। हिंदी इंग्लिश वाले 60 थे और जो दोनों सब्जेक्ट बोलते थे वो कितने बच्चे थे? 30% बच्चे दोनों बोलने वाले थे। अब देखो बिल्कुल आसान है, वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। एक हिंदी और एक इंग्लिश है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों में क्या है? ये वाला हिस्सा दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन है। तो दोनों वाले कितने हैं? 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, 30 स्टूडेंट 30 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट बोलते हैं या जिनको दोनों सब्जेक्ट आते हैं। बोथ सब्जेक्ट, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट आते हैं? ऐसे 30 बच्चे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आते हैं। क्लियर है इतनी बात? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको हिंदी आती है? हिंदी आने का मतलब समझते हो क्या है? हिंदी आने का मतलब है कि ये पूरा सर्किल में आएंगे। वो ओनली हिंदी नहीं कह रहा, वो कह रहा है हिंदी कितने बच्चों को आती है? हिंदी 50 बच्चों को आती है। हिंदी का मतलब पूरा हिंदी जो पूरा सर्किल है, उस पूरे सर्किल में 50 बच्चे हैं, जिसमें से 30 बच्चे तो यहाँ पर आ गए, पीछे कितने रह गए? 20 बच्चे यहाँ रह गए। पूरे सर्किल में 50 बच्चे आने चाहिए, जिसमें 30 बच्चे बाहर आ गए, 20 बच्चे क्या रह गए? बाहर रह गए इधर।
इंग्लिश वाले कितने थे? इंग्लिश वाले थे 60। इंग्लिश वाले मतलब ओनली इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है। इंग्लिश वाले कितने हैं? इंग्लिश वाले का मतलब होता है ये पूरा क्या है? ये पूरा इंग्लिश है। तो इंग्लिश में कितने टोटल? इंग्लिश में टोटल बच्चे 60 हैं, जिसमें 30 बच्चे यहाँ पहले से पढ़े हैं। उस सर्किल में थे ना, येलो वाले सर्किल में क्या थे? 30 बच्चे पहले से पढ़े थे। टोटल कितने लिखने थे? 60 लिखने थे। तो ये कितना आ गया? ये 30 बच्चे और आ गए। तो क्या क्या आया देखो, ये जो है ये हिंदी के अंदर है लेकिन इंग्लिश से बाहर, इंग्लिश वाला हिस्सा यहाँ खत्म हो चुका है। ये रहा, इंग्लिश से बाहर है लेकिन हिंदी के अंदर है। मतलब ये 20 बच्चे क्या बोल सकते हैं? ओनली हिंदी बोल सकते हैं। ये 30 बच्चे जो हैं, ये 30 बच्चे कहाँ? इससे बाहर हैं। इससे मतलब कि हिंदी वाले से बाहर हैं और इंग्लिश वाले के अंदर है। मतलब ये बच्चे क्या बोल सकते हैं? ओनली इंग्लिश बोल सकते हैं, इनको हिंदी नहीं आती, ओनली इंग्लिश बोल सकते हैं। और ऐसे बच्चे कितने हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट आते हैं? तो ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इनको क्या आते हैं? बोथ सब्जेक्ट आते हैं, इनको दोनों सब्जेक्ट आते हैं। तो क्या समझे आप? 20 बच्चे ओनली हिंदी, 30 बच्चे ओनली इंग्लिश और 30 बच्चे जो थे वो दोनों में थे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, यानी कि ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, ना ही दोनों आते? तो ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 20, ओनली इंग्लिश बोलने वाले 30 और दोनों सब्जेक्ट बोलने वाले 30 हैं। तो बच्चे टोटल 80 बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है या दोनों आते हैं। तो बताओ 20 बच्चे ऐसे हो गए जिनको कुछ भी नहीं आता, जो नालायक हैं, जिनको दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं आते। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो वो 30 क्या है? उस चीज़ की वैल्यू है जो बोथ सब्जेक्ट, जिनको दोनों सब्जेक्ट आते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? 30 है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? कर लोगे सवाल को? अब एक सवाल और सुन लेना, एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल आपने अपने नोट्स में नोट करना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या नोट करना है आपने? 70% लोग टी पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 70% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ पीते ही हैं। ठीक है, सभी लोग क्या हैं? कुछ ना कुछ पीते ही हैं। डेफिनेटली, सर्टेनली ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा। क्या हो रहा है? सर्टेनली वन बेवरेज तो वो पीते ही पीते हैं। निश्चित रूप से एक बेवरेज तो पिएंगे। बेवरेज मतलब एक, या तो चाय पिएंगे या कॉफ़ी पिएंगे या दोनों ऐसे भी होंगे कि जो दोनों पिएंगे। तो यानी कि सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं चाय या कॉफ़ी में से। यानी कि ऐसा तो कोई आदमी नहीं है, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो कुछ भी नहीं पीता हो। ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो कुछ भी नहीं पीता हो। सभी लोग या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों ही पीते हैं। ऐसा उसमें कोई नहीं है जो दोनों ही ना पीता हो। तो यहाँ पर आप खुद दिमाग लगाएंगे कि 70% लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। 50% लोग क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। तो बच्चे टोटल कितना हो गया? 120%। और एक बात बताओ, क्या किसी शहर की पॉपुलेशन या कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं, कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम कोई चीज़ कितनी होती है? कोई भी चीज़ मैक्सिमम 100% होती है। कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं होती। तो फिर अब यहाँ 120% क्यों आ रहा है? 70% चाय पी रहे हैं, 50% लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, तो फिर ये 120% कैसे आ रहा है? इसका मतलब इसमें ये 100 से ऊपर क्यों आ रहा है? 100 से ऊपर कितना है? 20% ऊपर है। मतलब ये 20% लोग 2 बार काउंट हुए हैं। मतलब ये चाय में भी काउंट हो गए और ये कॉफ़ी में भी काउंट हो गए। ये चाय में भी काउंट हो गए, ये कॉफ़ी में भी काउंट हो गए, ये 2 बार काउंट हो गए। 2 बार काउंट होने का मतलब ये है कि ये 20% लोग जो हैं वो दोनों के दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। दोनों के दोनों बेवरेज का ये कंजम्पशन करते हैं। ये चाय भी पीते हैं,
ये कॉफ़ी भी पीते हैं, दोनों पीते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा दे कि दोनों पीने वाले कितने हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा दे हमें कि दोनों पीने वाले कोई भी नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी। तो आप क्या पता लगा कि जब आपको पता है कि शहर में सभी लोग कुछ ना कुछ तो पीते हैं, यानी कि ऐसा तो कोई आदमी है नहीं जो कुछ भी नहीं पीता हो, तो फिर आपने क्या करना है कि 70% लोग टी पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, टोटल 100 ही लोग हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं जो कोई ना पीता हो। तो टोटल 100 लोग हैं। टोटल अगर 100 लोग हैं तो आप एक बात को समझिए कि टोटल अगर 100 लोग हैं तो फिर 20 लोग ऊपर क्यों आ रहे हैं? 20 लोग ऊपर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 20 लोग चाय में भी काउंट हो गए और कॉफ़ी में भी काउंट हो गए। मतलब 20% लोग क्या हैं, वो दोनों बेवरेज का कंजम्पशन करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब मैं आपको कुछ एक सवाल करवाता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। कि देखिए एग्जाम में एक सवाल आया, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी और 42% छात्र इंग्लिश में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 52% फेल्ड इन हिंदी, 42% इन इंग्लिश एंड 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट? देखिएगा, दो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है और इंग्लिश है। हम बात करते हैं फेल होने वालों की, तो हिंदी में 52% फेल हुए। तो एक बात को समझना, यहाँ पे अपने को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, ठीक है। इसमें क्या है कि 52% हिंदी में और 42% इंग्लिश में असफल हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। तो हिंदी के अंदर वो कह रहा है कि 52% हिंदी में फेल होते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया, एक शब्द होता है हिंदी और एक शब्द होता है ओनली हिंदी। ओनली हिंदी होता फिर तो मैं 52 यहां लिख देता, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, ओनली हिंदी का होता है। सही बात है, ओनली हिंदी का होता भी है। लेकिन अब ये कह रहा है कि हिंदी में 52 फेल हो गए। हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी का मतलब है ये पूरे वाला, सही है ना। तो हिंदी के अंदर तो बताओ यहां कितना आएगा और यहां कितना आएगा, नहीं पता मुझे, इसलिए इसको एक बार के लिए कहाँ लिखो, इधर लिखो। हिंदी में टोटल कितने हैं? 52 है, ठीक है। इंग्लिश में कितने? उसी प्रकार इंग्लिश में दे रखे हैं, ना कि ओनली इंग्लिश में। तो इंग्लिश एक बार यहां लिखो 42%। आपको मैं फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूं, मतलब कि आगे जाकर जो सवाल आएंगे ये आसान से सवाल हैं, आपको हो सकता है आपके पास और भी तरीके हों। और 17% छात्र जो हैं वो दोनों में असफल हो गए। लेकिन दोनों वाला पता है ना अपने को, ये रहा दोनों। 17 कितने थे? दोनों में कितने फेल हो गए? दोनों में 17% फेल हो गए। यानी कि कॉमन वाले की जो वैल्यू है, ये जो दोनों में कॉमन है, इसकी वैल्यू कितनी है? 17 है। हिंदी में कितने हुए? 52% हुए। हिंदी में कितने हुए? 52% हुए। तो अगर पूरा का पूरा कितना वैल्यू था? 52 था, 17 यहाँ पर आ गए, पीछे कितने रह गए? 35। पूरे के अंदर 52 थे, 17 यहाँ पर आ गए, तो बाकी के पीछे कितने रह गए? 35। उसी तरीके से पूरे इंग्लिश के अंदर, इसमें पूरे इंग्लिश में, इस पूरे इंग्लिश के अंदर कितने हैं? पूरे इंग्लिश में 42% है। जब 17 यहाँ पर आ गए तो पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 25%। कितने रह गए? 25% रह गए। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा का सारा हमने क्या पढ़ा? फेल होने वालों का पढ़ा। फेल 52 फेल थे हिंदी में, 42 फेल थे इंग्लिश में, 17 दोनों में थे। तो सारा डाटा आया है मेरे सामने, ये सारा का सारा डाटा ये फेल का है। तो ओनली हिंदी में कितने फेल हुए? 35। हिंदी में ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए? 25। और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए? 17 बच्चे फेल हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं 77 बच्चे कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो रहे हैं, या वो दोनों में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं फेल तो हो ही रहे हैं। 77 बच्चे एक में फेल है, कोई बच्चा हिंदी में, कोई इंग्लिश में, या कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों में फेल हैं। तो एक बात बताओ, टोटल 100 होते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। 77 बच्चे कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। 77 बच्चे कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, मतलब 23 जो बच्चे पीछे बच गए वो दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं?
पास हो रहे हैं। 23 पीछे बच गए, वो बच्चे दोनों में क्या हो रहे हैं, वो बच्चे दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल मैं एक और करवाता हूं आपको। 34 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42 failed in English, 20% failed in both subject, the percentage of student who passed in the both subject। ये कैसे करेंगे, वही सेम सवाल। एक क्या है, मैथमेटिक्स है और एक है इंग्लिश। एक है मैथमेटिक्स, एक है इंग्लिश। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि मैथमेटिक्स में 34, इंग्लिश में 42 और 20% क्या है, देखो फटाफट किया करो इन सवालों को। बोथ सब्जेक्ट 20% बच्चे दोनों में फेल हो गए, तो सबसे पहले आप क्या भरेंगे, आप सबसे पहले भरेंगे तो दोनों में कॉमन होगा वो, क्योंकि मैथ वाले 34 आप भर नहीं सकते। 34 में यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा पता ही नहीं मुझे, इसलिए पहले वो भरो जो बोथ वाले हैं। बोथ वाले हैं 20% बोथ में थे, तो पीछे मैथमेटिक्स में टोटल 34 हैं, 20 यहाँ पर आगे, पीछे कितने रह गए 14। इंग्लिश में टोटल कितने हैं, इंग्लिश में टोटल कितने हैं 42 हैं, 20 यहाँ पर आ गए, पीछे कितने रह गए 22 रह गए, पीछे कितने रह गए 22 रह गए। तो बच्चे क्या आ गया, ये आ गए ओनली मैथ, ये आ गए बोथ, ये आ गए ओनली इंग्लिश। यानी कि सारे बच्चे जो इतने आए, ये कोई मैथ में बच्चा फेल हो रहा है, कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो रहा है और कोई बच्चे दोनों में फेल हो रहे हैं। मतलब टोटल कितने हो गए 14 और 20 34 और 22, 34 22 56 बच्चे क्या हैं, 56 बच्चे क्या हैं, कहीं ना कहीं दोनों में फेल हो रहे हैं। 36 बच्चे कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, 36 बच्चे फेल हो रहे हैं। मतलब इस टोटल कितने होते हैं 100 में से 56 अगर फेल हो रहे हैं, मतलब पीछे कितना बच गया 44% बच्चे जो हैं वो दोनों के अंदर क्या होंगे, पास। ये गलत है आंसर, ये आएगा 44। आंसर कितना आएगा 44 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, आगे करें एक सवाल, क्या है देखो। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 60% कैन स्पीक हिंदी एंड 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज, देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। इस सवाल में एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, इन सवालों को नोटिस करो आप। नोटिस करेंगे 34 और 42 क्या हो रहे थे, असफल, और 20 भी क्या हो रहे थे, असफल। ये भी फेल थे, ये भी फेल थे, और जो दोनों थे ये भी फेल थे। इससे पीछे वाला सवाल किया था, इसमें भी क्या थे, ये भी फेल थे और ये भी फेल थे। लेकिन इस सवाल में क्या है देखो, क्या है इस सवाल में, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है ना, 70% कैन स्पीक, 65 कैन स्पीक एंड 27 जो उनके बारे में दे रखा है नन ऑफ द लैंग्वेज। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो पहले सबसे कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, कैन स्पीक कितने हैं 70% छात्र इंग्लिश हैं, सॉरी हिंदी वाले कितने हैं, हिंदी वाले 65 हैं, 65 बोल सकते हैं। तो कांट वाले कितने हो जाएंगे, हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। फिर 65% बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, तो टोटल 100 में से अगर 65 बच्चे हिंदी बोल सकते हैं तो 35 नहीं बोल सकते। सही बात है, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश के लिए कैन स्पीक वाले कितने हैं 70, तो कांट स्पीक वाले कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अगर 70% जो लोग हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं टोटल 100 में से, तो 30 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो नहीं बोल सकते। मैंने दोनों को क्या कर लिया, कांट में चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे जो दे रखा था
27% जो था वो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकने वाला परसेंटेज था। तो अब मैं क्या कहूँगा, इंग्लिश नहीं बोलने वाले कितने हैं 30, हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हैं 35, और दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले कितने हैं 27। ये फ़ायदा हो जाएगा। अब ये सवाल आसान बन गया, क्या, इंग्लिश, हिंदी और बोथ। तो बच्चे पहले बोथ वाले भरते होते हैं ना अपने, तो ये था हिंदी, ये था इंग्लिश। तो बोथ कितने हैं 27, यहाँ भर दिया मैंने। हिंदी वाले कितने थे 35, हिंदी वाले कितने थे 35, 35 में से 27, हिंदी वाले 35 थे, 35 में से 27 गए, पीछे कितने बच गए 8। इंग्लिश वाले थे 30, 30 में से 27 गए, कितने बच गए पीछे 3। तो क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हो गया कि 27, 8 हिंदी नहीं बोल सकते, ओनली हिंदी नहीं बोल सकते, 3% सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल सकते, और 27% बच्चे दोनों भाषाएं ही नहीं बोल सकते। तो 8 और 27, 35 और 3, 38% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बोलने वाले हैं। नहीं बोलने वाले मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो अकेली हिंदी नहीं बोल पा रहा, कोई बच्चा ऐसा है जो कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको दोनों भाषाएं ही नहीं आती। तो मतलब 38% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वीक हैं। तो पीछे कितने बच गए 62% बच्चे बच गए, और 62% बच्चे वे बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। पूछा भी क्या था, कितने परसेंट बच्चे दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 62% बच्चे ऐसे हैं जो अपने दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। क्लियर? एक नया सवाल, एक परीक्षा में 70% छात्र इंग्लिश में, 80% छात्र जो हैं वो गणित में सफल होते हैं। 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं करवा चुका हूं एक सवाल आपको, देखो क्या कैसे करेंगे। बोथ सब्जेक्ट्स के अंदर फेल होने वाले कितने हैं बच्चे, बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं 10%। 10% बच्चे ऐसे हैं तो दोनों में फेल होते हैं। तो अब आपको बाकियों को भी क्या करना पड़ेगा, फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 70% अगर इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो इंग्लिश के अंदर फेल कितने हो रहे हैं 30%। सही है। 80% जो हैं वो मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में फेल कितने हो रहे हैं, मैथमेटिक्स में फेल कितने हो रहे हैं 20%। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 70 इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहे हैं 30 फेल हो रहे हैं। 80 मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं, मतलब 20% फेल हो रहे हैं, और दोनों सब्जेक्ट के अंदर फेल होने वाले दे रखे हैं उसने 10%। वेन डायग्राम बना ले। तो बताओ सबसे पहले क्या भरते होते हैं, बोथ कितने हैं 10, ठीक है। इंग्लिश वाले मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश वाले कितने हैं टोटल 30 में से 10 यहाँ पे आ गए, पीछे कितने रह गए 20। मैथ वाले कितने हैं 20, 10 यहाँ आ गया, पीछे कितने रह गए 10। सही है। तो 20% छात्र ओनली इंग्लिश में, 10% छात्र ओनली मैथमेटिक्स में, 10% छात्र दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। मतलब 40%, कहाँ से 20, 10 30 और 10 40, 40% बच्चे कहीं ना कहीं तो फेल हो ही रहे हैं। अब कोई मैथ में हो रहा है, कोई इंग्लिश में हो रहा है, कोई दोनों में भी हो रहा है। तो पीछे 60% बच्चे कौन हैं, 60% बच्चे वे हैं जो दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। इस बार इसने क्या पूछ रखा है, नंबर पूछ रखा है, क्या कि 144 बच्चे, नंबर दे रखा है 144 बच्चे क्या होते हैं, दोनों में पास हो जाते हैं। तो कुल संख्या कितनी थी, इफ 144 कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज। तो क्या समझे, 60% बच्चे अगर दोनों में पास हो रहे हैं, 60% बच्चे क्या हो रहे हैं, अगर दोनों में पास हो रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे कि 144 नंबर में पास हो रहे हैं, 60% परसेंट में पास हो रहे हैं। मतलब 144 का एक ही वैल्यू है 60 की, पूछ किसकी रहा है, वो टोटल मतलब 100 की। तो ये आ जाएगा 240 इज योर आंसर।
240 क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये कुछ एक सवाल थे जो 2 सब्जेक्ट्स पर आधारित थे और जो आपको समझ में भी आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने, क्योंकि यूपीएससी के अंदर बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बेस्ड पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इतना हो जाएगा आपसे। अब बात करते हैं 3 सब्जेक्ट्स की। तो 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आइए अगली स्लाइड पे देखिए। कुछ सवाल ऐसे हैं जो 3 वाले हैं, मतलब अब इतनी देर हम 2 के ऊपर बात कर रहे थे, फुटबॉल, हॉकी थी या चाय कॉफ़ी थी, इस तरीके से बात कर रहे थे। अब हम 3 के बारे में बात करेंगे। टोटल अगर 3 चीज़ें हों तो क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 3 लोगों का या 3 चीज़ों का क्या वेन डायग्राम कैसे बनेगा। वेन डायग्राम कुछ बनेगा इस तरीके से, देखिएगा। ये रहा 1, 2 और 3, इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। समझ रहे हो? 3 लोगों का वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर ये होता है, अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये वाली चीज़ तीनों के अंदर है। ये वाली चीज़ कितने में है, ये वाली चीज़ तीनों के अंदर है। मैं इसका कलर बदल के दिखाता हूँ तुम्हें, कलर बदलता है क्या, कलर इसका बदल जाएगा। हाँ देखिएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू और इसका जो कलर है वो अपने कर लेते हैं ग्रीन। हाँ अब तुम्हें सही अलग अलग पता लग रहा है। देखो अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको बीच वाला, ये तीनों में है। देखो यहाँ से ग्रीन लाइन भी गुजर रही है, ये ग्रीन वाले सर्कल में भी है, यहाँ से रेड लाइन गुजर रही है, यानी कि ये रेड वाले सर्कल में भी है, और यहाँ से ब्लू लाइन गुजर रही है, मतलब ये ब्लू वाले सर्कल में भी है। इसका मतलब ये ऐसी चीज़ है जो तीनों में कॉमन होती है। मतलब जो ए, बी और सी, जैसे यहाँ जो बच्चे हॉकी भी खेलते होंगे, फुटबॉल भी खेलते होंगे और क्रिकेट भी खेलते होंगे, वो तीनों लोग कहाँ आएंगे, वो तीनों लोग यहाँ आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। या अपने इसको मैं तुम्हें ढंग से लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें इसको लिख के ही दे देता हूँ, ताकि आपको कल को कन्फ्यूज़न ही ना रहे। एक नोट्स आपके बन जाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ ए, देखिएगा, ये गायब हो गया, कहाँ, क्या करें इसका। ठीक है, अब सही है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ और यहाँ पे जी। तो और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनके नाम लिख देता हूँ मैं। कैसे, ये क्या है मेरा, मान लेते हैं हॉकी, मान लेते हैं ये मेरा है फुटबॉल और ये मेरा है क्रिकेट। अब अगर मैं तुम्हें, देखो स्पेलिंग से कर लेना क्रिकेट, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो इनके अलग अलग मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ तुम्हें कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है। ए का मतलब बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ओनली हॉकी। ए का मतलब क्या है, ओनली हॉकी। बी का मतलब है, मैं भी समझाऊंगा सब कुछ आपको, एक बार के लिए आप लिख लीजिए, ओनली फुटबॉल। सी का मतलब क्या है, ओनली क्रिकेट। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है हॉकी एंड फुटबॉल बट
नॉट क्रिकेट। ई का मतलब है हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। और एफ कहाँ है? एफ का मतलब ये रहा फुटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट हॉकी। और जी का मतलब है ऑल थ्री। मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हॉकी, ये जो ए है, देखो इस ए पे गौर कीजिए। ये जो ए है, क्या ये ब्लू वाले सर्कल में है? क्या नहीं। क्या ये रेड वाले सर्कल में है? क्या नहीं। ये ब्लू से भी बाहर है, ये रेड से भी बाहर है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन, ओनली ग्रीन सर्कल के अंदर है। अगर ये ओनली ग्रीन सर्कल में है, मतलब ये क्या है? ग्रीन सर्कल किस चीज का था? हॉकी का था। मतलब ए वो लोग हैं, अगर यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, जब 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं? और सिर्फ हॉकी खेलते हैं। सिर्फ क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। ये वो लोग थे। ठीक है। दूसरा क्या है? बी। तो बच्चे बी ना तो ग्रीन सर्कल में है, ना ही रेड सर्कल में है, सिर्फ ब्लू सर्कल में है। मतलब ये लोग सिर्फ क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। और सी, ये ना तो ग्रीन में है, ना ही ब्लू में है, ओनली रेड में है। रेड का मतलब हमने क्या मान रखा है? क्रिकेट मान रखा है। मतलब ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। डी कहाँ है? डी कहाँ पर है? डी आप देखेंगे कि ग्रीन के अंदर है, ग्रीन के अंदर भी है ना, क्योंकि डी कहाँ है? देखो ग्रीन सर्कल के अंदर है। और इसके अलावा डी कौन से सर्कल में है? इसके अलावा डी फुटबॉल वाले सर्कल यानी कि ब्लू वाले सर्कल के अंदर भी है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या रहा? ये रहा, ये जा रहा ब्लू वाला सर्कल, इस ब्लू वाले सर्कल के अंदर भी है डी, और इस ग्रीन वाले सर्कल के अंदर भी है डी। तो ये दोनों सर्कल के अंदर है। दोनों सर्कल का मतलब है क्या? दोनों सर्कल का मतलब ये है कि ये हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। लेकिन जो डी है ये आपका रेड वाले सर्कल से बाहर है। ये आपका रेड वाले सर्कल से बाहर है। रेड का मतलब क्या था? क्रिकेट, यानी कि ये क्रिकेट से बाहर है, मतलब ये क्रिकेट नहीं खेलता। ये हॉकी खेलता है और फुटबॉल खेलता है, लेकिन ये क्रिकेट जो है वो नहीं खेलता। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ई है। ई जो है वो ग्रीन में भी है, वो रेड में भी है। ग्रीन का मतलब है कि वो हॉकी भी खेलता है, रेड का मतलब है कि वो क्रिकेट भी खेलता है। क्या है? वो हॉकी भी खेलता है, वो क्रिकेट भी खेलता है, लेकिन वो ब्लू से बाहर है। ब्लू से बाहर है। ब्लू फुटबॉल वाले का है, मतलब वो फुटबॉल नहीं खेलता। मतलब वो हॉकी भी खेलता है, वो क्रिकेट, वो बोथ खेलता है, बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, बट नॉट फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। एफ भी आ जाएगा। जी मैं बता देता हूँ। जी को जब आप देखेंगे तो वो ग्रीन के अंदर भी है, वो रेड के अंदर भी है, वो क्या है आपका? ब्लू के अंदर भी है। मतलब जी ऐसा है जो क्या खेलते हैं? तीनों, उनको तीनों गेम खेलने आते हैं। उनको हॉकी खेलनी भी आती है, उनको फुटबॉल खेलनी भी आती है, और उनको क्रिकेट खेलनी भी आती है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेन डायग्राम क्या है, और वेन डायग्राम के 3 लोगों का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, और वेन डायग्राम में कहाँ जो चीज़ लिखी हुई है, अगर वो ग्रीन वाले में लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है, अगर वो दोनों में लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है, अगर वो जी की जगह लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है, अगर वो सी की जगह है तो उसका मतलब क्या है। अलग अलग मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। अब एक यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम्हें और बताना चाह रहा हूँ, क्या कि ध्यान रखना वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि टोटल लोग कहाँ से आते हैं? टोटल लोग कहाँ से आते हैं? जो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी सी। ये ए बी को यहाँ इससे रिलेट मत कर लेना, ये ए बी अलग थे, ये छोटे वाले ए बी सी डी थे, ये अलग थे। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखे थे कि मैं आपको मतलब समझा सकूं। यहाँ जो ए बी लिखी है मैंने अलग चीज़ लिखी है, मैंने यहाँ जो ए बी सी डी लिखी है वो अलग है। इसका मतलब क्या है? टोटल का मतलब है कि क्लास में टोटल कितने लोग हैं। क्लास में टोटल
टोटल कितने लोग हैं, इसका मतलब ये है। क्लास में टोटल कितने लोग या कोई ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, इसका मतलब ये है। अब उसमें से ए का मतलब है ए खेलने वाले, बी का मतलब है बी खेलने वाले, सी का मतलब है सी खेलने वाले। ए खेलने वाले लोग, बी खेलने वाले लोग, सी खेलने, ओनली शब्द का यूज नहीं कर रहा मैं, ए खेलने वाले, बी खेलने वाले और सी खेलने वाले लोग। अभी मैं करवाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, एक बार के लिए सिर्फ समझ लो। ए बी का मतलब है जो ए और बी दोनों खेलते हैं। बी सी का मतलब है जो बी और सी दोनों खेलते हैं। ए सी का मतलब है जो ए और सी दोनों खेलते हैं। ए बी सी का मतलब है जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों गेम खेलते हैं। ऐसे लोग जो हैं, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब आपको मैं इसके माध्यम से बताता हूँ। देखो किसके, इस सवाल के मैं इस सवाल से अपने क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। देखो कैसे कि हॉकी 32% है, फुटबॉल 64% है, क्रिकेट 40% है। यहाँ पर समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि टोटल लोग कितने होते हैं, या इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से, इसको अपने कॉपी कर सकते हैं क्या, इसको अपने कॉपी शायद नहीं कर सकते। यहाँ से देखते हैं कॉपी होगा कि नहीं होगा। अगर कॉपी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा ना। नहीं भी कॉपी नहीं होगा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, अपने इसको यहीं पर कर लेते हैं। स्लाइड की कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी 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 कॉपी। ये देखो, ये स्लाइड की कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद अपने इसको कर देते हैं डिलीट यहाँ से, क्योंकि या जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो वो उस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये कॉपी होगी। देखो ये आपको क्या है, इस पे मिल जाएगा। देखो ये जो मैंने बताया ये वो है और ये रहा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे कि अगर मुझे क्या निकालने हैं। अब मेरे पास यहां पर क्या है, हॉकी वाले हैं, फुटबॉल वाले हैं, क्रिकेट वाले हैं, एक एक गेम खेलने वाले भी हैं, हॉकी फुटबॉल वाले भी हैं, फुटबॉल क्रिकेट वाले भी हैं, हॉकी क्रिकेट वाले भी हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर मेरे पास नहीं है हॉकी प्लस क्रिकेट प्लस फुटबॉल। ऐसे लोग नहीं हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। और जब तक, एक बात ध्यान रखना, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप वेन डायग्राम बना रहे हो, तब तक आप इसको बनाने में एबल नहीं हो जब तक आपको ये तीनों नहीं मिल जाते। पेपर में दिए होते हैं, पहली बात तो हर एग्जाम में दिए होते हैं, लेकिन मैं आपको बुरी से बुरी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। अगर ना दिए हो तो कैसे बनाएंगे। देखो ए, सबसे पहले टोटल ये सारा सवाल परसेंटेज के अंदर है। सारा का सारा सवाल काय में है, सारा का सारा सवाल परसेंटेज के अंदर है। तो अगर ये सारा सवाल परसेंटेज में है तो यहाँ पर टोटल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल कितनी होती है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, टोटल 100% होती है, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू, एक गेम खेलने वाले सारे ले लो, हॉकी 32, फुटबॉल 64 और क्रिकेट 40, इनको जोड़ लो। कौन से, एक एक खेल खेलने वाले, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट को जोड़ लो, माइनस जो दो दो खेल खेलते हैं उनको घटा दो, 14 को माइनस 15 को माइनस 13 को माइनस, और तीनों खेल खेलने वाले वापस ऐड कर दो। तीनों खेल खेलने वाले मुझे नहीं पता, या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है। हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट, या एक्स मान सकते थे आप, ये एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको सब सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 100 इज इक्वल टू 60 30 90 40 130 और 136 माइनस
40 10 50 और 10 60, 69 और प्लस HFC। ठीक है, 100 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास आ गया 136 में से 69 गए तो ये आपके पास आ गए कितने 70, कितने आ गए 67, सॉरी कितने आ गए 67 और ये कितना आ गया मेरे पास 33%। यानी कि 33% लोग कैसे हैं, 33% लोग वे हैं जो क्या खेलते हैं, तीनों खेल यानी कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों गेम खेलने उनको आते हैं। क्या करना है आपने लेना है सबसे पहले टोटल के बाद क्या करना है आपने, एक खेल खेलने वाले सारे जोड़ लो 32 64 40, फिर आप जो दो गेम खेलने वाले उनको घटा दीजिए, कौन सा 14 15 और 13 को घटा दीजिए और फिर तीनों खेल खेलने वाले को वापस जोड़ लीजिए, क्या हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट को। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, ऐसे लोग हैं ये। अगर ये ऐसे लोग हैं तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा कितना 33%। तो ये हमने निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया, क्या कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट कितना है 33%। ये हमने निकाला है किससे, जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला उससे। इतनी बात क्लियर है, आगे चले। अब देखो आगे चलते हैं, एक ऐसी स्लाइड और बना लेते हैं अपने, क्योंकि स्लाइड कॉपी हो जाएगी। तो एक स्लाइड और बना लेते हैं, तो होगा क्या कि लॉक कर देते हैं इसको अपने। ये देखिए आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे अपने, और यहाँ से अपने पास एक सवाल दी दोबारा नई स्लाइड पे भी आ जाएगा। एक चीज़ अपने दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, क्या कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट कितने हैं 33 हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट कितने हैं 33 हैं। अब बनाते हैं अपने वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो कि माइनस वाले कितने आ गए, माइनस वाले आ गए अपने कितने 42, माइनस वाले 42 हैं, प्लस कितना है अपने पास में HF और C। तो यहाँ से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट निकल कर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास में, हाँ ये आ जाएंगे आपके पास में 6%। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे आपके पास में 6% आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लेते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट कितना आ जाएगा, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। अब देखिए, अब अपने बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। कैसे बनाएंगे देखो, इसकी अपने स्लाइड की कॉपी कर लेते हैं एक। ये देखिए, ये यहाँ गलत है, कितना आ जाएगा ये 6% आ जाएगा। ठीक है, अब अपने बनाते हैं इसका क्या वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखो, वेन डायग्राम बनेगा अपने पास, एक तो है अपने पास क्या हॉकी है, दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास है फुटबॉल। थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इसको, ठीक है बराबर हो गया, ये बराबर सा हो गया है ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको अपने, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये भी बड़ा हो गया। और एक अपने यहाँ और बना लेते हैं ग्रीन कलर में, ये देखो। तो ये 3 तरीके के अपनों ने वेन डायग्राम बना लिए, जिसमें से एक तो क्या है अपने पास में, एक तो क्या है अपने पास में हॉकी, एक अपने पास क्या है फुटबॉल और एक अपने पास क्या है क्रिकेट। एक अपने पास क्या है क्रिकेट है। हॉकी वाले कितने थे, हॉकी वाले थे 32, क्योंकि हॉकी को आप अंदर नहीं लिख सकते, हॉकी का टोटल 32 है। ठीक है ना। इन सवालों की शुरुआत कहां से करते हैं, इन सवालों की शुरुआत किया करो आप जब तीनों दे रखे हों, तो वहां तीनों से करनी पड़ेगी आपको। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट कितने हैं 6 हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट कितने हैं 6 हैं। तो 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था पीछे क्या कि तीनों वाले कहाँ होते हैं, जहाँ पर ये ग्रीन वाला भी, ब्लू वाला भी और रेड वाला तीनों गुजर रहे हों,
तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, 6 आ गया आपका। ठीक है, तीनों वाला। उसके बाद आता है अपने पास में हॉकी और फुटबॉल कितना है। हॉकी और फुटबॉल, ये रहा हॉकी, ये रहा फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल कितना है 14। फुटबॉल और क्रिकेट कितना है, फुटबॉल और क्रिकेट कितना है, यहाँ कॉमन लिखोगे आप 15। और हॉकी और क्रिकेट कितना है, हॉकी और क्रिकेट कितना है 13, ये यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बाहर। क्यों लिख रहा हूँ बाहर, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। आप क्या मान लो कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। समझना बहुत ध्यान से। ए जो है ये हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, बी जो है ये भी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, सी जो है ये हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलता है। अब अगर मान लो कि कोई सर क्लास में आते हैं और वो हमारे से पूछते हैं कि हॉकी फुटबॉल खेलने वाला कौन कौन है, बताओ हॉकी और फुटबॉल खेलने वाला कौन कौन है, तो उसमें कौन कौन खड़ा हो जाएगा, ए बी और सी तीनों खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सी को माना कि क्रिकेट आता है, हमने मान लिया कि क्रिकेट आता है, लेकिन उसको क्रिकेट के साथ साथ हॉकी और फुटबॉल भी तो आती है। तो जहाँ पर हॉकी और फुटबॉल वाले काउंट होंगे वहाँ पर भी सी काउंट होगा कि नहीं होगा। फिर जहाँ हॉकी और फुटबॉल खेलने की बारी आएगी वहाँ पर सी आएगा ही आएगा। तो सी तीनों में भी आएगा, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में, और सी हॉकी और फुटबॉल दोनों में भी आएगा। इसलिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि हॉकी और फुटबॉल का जो कॉमन बनता है इस तरीके, यहाँ से जो कॉमन निकलता है ना, यहाँ से यहाँ लिखा करो। अब क्या करो कि ये 6 कहाँ पड़ा है, ये 6 कहाँ है, ये 6 रेड वाले में भी है, ये 6 ग्रीन वाले में भी है, ये 6 रेड वाले में भी है और ये ब्लू में भी है। ब्लू रेड और ग्रीन तीनों में पड़ा है। और हमें क्या चाहिए, हॉकी और फुटबॉल उसने दे रखा है 14%, 14% दे रखा है। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 8% रह जाएगा, क्योंकि टोटल 14% है जिसमें हॉकी और फुटबॉल हैं। 14% टोटल हॉकी और फुटबॉल वाले हैं। तो हॉकी और फुटबॉल वालों में वो भी काउंट होंगे जो क्रिकेट भी खेलते थे। मैंने क्या बताया कि हॉकी और फुटबॉल के लिए पूछा जाएगा तो सी भी खड़ा होगा कि नहीं होगा। सी का मतलब वो लोग भी खड़े होंगे जिनको हॉकी और फुटबॉल तो आता ही आता है, साथ में क्रिकेट भी आता है, जिनको तीनों गेम आते हैं वो भी खड़े होंगे। इसलिए टोटल 14 था, 14 में से जो 3 गेम खेलते हैं उनको घटाइएगा, तब निकल कर आएगा आपका कितना, 8। उसी तरीके से 13 में से 6 घटाओ, कितना निकल कर आएगा, 7। उसी तरीके से 15 में से 6 घटाओ, कितना निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। तो ये कौन से आगे, ये वो लोग आगे जो कितने गेम खेलते थे, 2 गेम खेलते थे। कितने गेम खेलते थे, 2 गेम खेलते थे, वो लोग आ चुके हैं। इतनी बात समझ में, ठीक है ना। तो समझ में आ गई कि वो 6 घटा के क्यों लिखते हैं, क्योंकि 6 तीनों वाला है। तो जो 3 गेम खेलते हैं वो भी 2 गेम तो खेलते खेलते हैं ना। अगर हॉकी और फुटबॉल की बात होती है तो वहां हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट की वाले की भी बात होती है। हाँ, अगर ये लिखा हो ना कि 14% लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, तो उस कंडीशन में आपको कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, फिर यहां सीधा 14 आ जाता। क्योंकि हॉकी और फुटबॉल में आएगा लेकिन क्रिकेट से बाहर है, क्रिकेट से बाहर है, तब नहीं आएगा। लेकिन यहां तो उसने बोला कि हॉकी और फुटबॉल तो खेलते ही हैं लेकिन क्रिकेट का उसने दिया नहीं, मतलब हॉकी फुटबॉल क्रिकेट वो तीनों वाले भी उसमें काउंट हो रखे हैं पहले से। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में। अब आती है बात कि हॉकी खेलने वाले टोटल कितने थे, 32। हॉकी वाला सर्कल कौन सा है, रेड वाला सर्कल पूरा का पूरा हॉकी का है, जिसका टोटल वैल्यू कितना है, 32। 32 में से 8 ये रे, 6 14 ये रे और 7 ये रे, 8 6 14 और 7 21। तो जब 21 घटा दोगे तो पीछे कितना बचेगा, 11। ठीक है, फुटबॉल वाले टोटल कितने देर के हैं, 64। जिसमें फुटबॉल कौन सा है, ब्लू वाला सर्किल, 8 ये रे, 6 ये रे, 9 ये रे, 8 6 14 और 9 23। 23 घटा दोगे पीछे कितना बचेगा, 41। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ग्रीन वाले में कितना आएगा कि 7, टोटल कितना है क्रिकेट की, टोटल कितना है 40, टोटल क्रिकेट 40 है। 40 में से 7 ये रे, 6 13, 13 और 9 22 घटा दोगे पीछे कितना निकल कर आएगा, 18 निकल कर आएगा।
तो हॉकी का मतलब उसने दे रखा है कि पूरी हॉकी वाले सर्कल की वैल्यू, उसमें हॉकी फुटबॉल वाले भी आ गए, हॉकी क्रिकेट वाले भी आ गए, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों वाले भी आ गए, सारे आ गए उसमें। यानी कि जो जो बच्चा हॉकी खेलता था वो सब आ गए। हॉकी के साथ साथ क्या खेलता था उसका यहाँ पर कोई भी अपने को नहीं पता। इसका मतलब क्या है कि हॉकी का टोटल वैल्यू 32 है, तो जो पहले आ रखे हैं 8, 6, 7 वो घटा दो और 11 उसकी वैल्यू आ जाएगी बचे हुए हिस्से की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ भी पूछ सकता है वो। कुछ सवाल बताता हूँ मैं क्या बन सकते हैं। देखो कुछ सवाल ये बन सकते हैं। स्लाइड कॉपी करें, स्लाइड को अपने कॉपी करते हैं। ये लो कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद में ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और आपसे वो क्या पूछ सकता है देखो। देखना आपसे वो क्या पूछ सकता है। पहली बात, ऐसे लोग कितने हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो ऑल 3 गेम्स खेलते हैं। ऐसे लोग कितने हैं जो ऑल 3 गेम्स खेलते हैं। ऐसे कितने थे, 6 हमने निकाले थे। ठीक है, ऐसे लोग कितने हैं जो ओनली हॉकी खेलते हैं, मतलब सिर्फ हॉकी ही खेलते हैं और उनको कुछ भी नहीं खेलना आता। ऐसे लोग कितने हैं, 11। ऐसे लोग कितने हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे लोग कितने हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, ये रहे 18 लोग ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या सवाल पूछ सकता है आपसे। ऐसे लोग कितने हैं जो हॉकी प्लस फुटबॉल खेलते हैं बट नॉट क्रिकेट। हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते। तो ऐसे लोग कितने हैं बताओ। हॉकी का मतलब है रेड वाला, रेड में होना चाहिए, यानी कि यहाँ होना चाहिए। फुटबॉल का मतलब यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन इससे बाहर होना चाहिए, यानी कि क्रिकेट से बाहर हो। हॉकी और फुटबॉल में कॉमन हो लेकिन क्रिकेट से बाहर हो। ऐसे कितने हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। कितने, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। ऐसे कितने हैं, 8 लोग। अब एक दो सवाल और सुन लेना, जो अच्छे सवाल बनते हैं वो बता रहा हूं मैं, कि मिनिमम कम से कम 2 गेम खेलने वाले लोग बताओ। कम से कम 2 गेम, मिनिमम 2 गेम खेलने वाले लोग कितने हैं। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या होगा। तो मिनिमम अगर 2 गेम खेल रहे हैं, मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपसे ये पूछ रहा है कि 2 गेम वाले भी बताओ और 3 गेम वाले भी बताओ। वो आपसे 2 गेम वाले भी पूछ रहा है और 3 गेम वाले भी पूछ रहा है। तो बच्चे 2 गेम वाले कितने हैं, 8, 7, 15 और 9, 24। 24 लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 गेम खेलते हैं। और ये बीच में जो 6 पड़ा था, ये 6 कौन सा है, जो 3 गेम खेलने वाले हैं। तो 6 लोग ऐसे हैं जो 3 गेम खेलते हैं। तो टोटल कितना आ गया, 30 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 गेम खेलते हैं। कम से कम 2 गेम खेलने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो कम से कम कितने खेलते हैं, कम से कम 2 गेम खेलते हैं। तो कम से कम 2 गेम पूछ ले तो आपसे 2 गेम वाले भी आपने बताने हैं, और आपने कितने बताने हैं उनको, 3 गेम वाले भी बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा अब एक सवाल आप खुद करेंगे, एक सवाल आपको दे रहा हूं मैं। ये तो मैंने आपको समझाया था, वो है, और एक सवाल ये रहा। हाँ ठीक है, इस सवाल में एक थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ, एक चीज़ और नहीं है इसमें। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्या है, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट जो ये हैं, ये 8 गिवन थे। ठीक है, 8 गिवन हैं, क्योंकि इसमें टोटल नहीं पता लगा सकते। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं पता लगा सकते, पिछला सवाल बच्चे परसेंटेज में था, तो वहाँ हमें पता होता है कि टोटल परसेंटेज 100 होती है, पर यह सवाल परसेंटेज में थोड़ी है। तो या तो यहाँ पर दो कि टोटल लोग कितने हैं, या यहाँ पर दो कि, या तो दो कि टोटल लोग कितने हैं, या यहाँ पर दो कि क्या, दो कि फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट ऐसे तीनों गेम खेलने वाले कितने लोग हैं। तो ये वेन डायग्राम आप बनाएंगे और आप मुझे बताएंगे यहाँ से क्या, कि टोटल कितने बच्चे हैं,
टोटल बच्चे कितने हैं? ओनली वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? और आंसर मैच कर लेना। आंसर दे रहा हूं मैं तुम्हें 43, 10 और 5। एक सवाल और देता हूं मैं कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं बट नॉट वॉलीबॉल। फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलते। इसका आंसर है 6। तो ये 4 सवाल हैं, ये चारों के चारों सवाल आपने करने हैं और ये आंसर यहाँ से मैच करना है आपने, मैच होता है कि नहीं। और सी सेट के अंदर भरमार है इन सवालों की। जब आप देखेंगे पुराने पेपर तो आपको उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से वेन डायग्राम, जहाँ पर 2 वाले करवा दिए मैंने और 3 आइडेंटिटी वाले भी मैंने आपको करवा दिए। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अपना रिव्यू ज़रूर दिया करो। 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप अपना रिव्यू नहीं दे रहे हैं, तो अपना रिव्यू ज़रूर दिया कीजिए चैट सेशन में। दोबारा मिलेंगे, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।